हेलो दोस्तों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्ग 1 जो कि विज्ञान है फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके दो पाठ जो हैं तरित्र और भूकंप, और पहल का पाठ दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ा दिया गया है कि आग के पोषक तत्व क्या है, दहन क्या है, ज्वाला क्या है, इस सब पर पढ़ा दिया गया है। तरित्र कैसे आता है, तरित्र से कैसे बचा जाए, तरित्र चालक क्या है, भूकंप क्या है, भूकंप से बचने के उपाय क्या है, सभी दो पाठों में पढ़ा दिया गया है जो आप लोग उस पाठ को पढ़कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज थर्ड पाठ जो बहुत ही मज़ेदार पाठ है, जो सभी लोग जानते हैं इस पाठ को। ठीक है, आज के पाठ में बहुत ही मजा आने वाला है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव और भविष्य में अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन भी आते हैं। देखिएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे फसल यानी खेतों में उपजाई जाने वाली उपयोगी फसल को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उपयोगी मतलब पौधे को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए खेतों में तो घास फूस भी उगते हैं, लेकिन जो जीव जंतुओं के लिए जो भी उपयोगी चीज़ हम लोग उपजाते हैं, जो भी उपयोगी चीज़ कहा है ना, धान गेहूँ ये सब उपजाते हैं ना, बजरा मक्का ये सब क्या है, उपयोगी एक फसल है जो जीव जंतु के लिए जरूरी भी है। गन्ना, तो ये सब क्या है, फसल है उपयोगी। यहाँ पे जोड़ना जरूरी है कि उपयोगी जो पौधे उगते हैं उसे क्या उगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फसल कहलाता है। फसल की भाषा हम लोग जान गए, खेतों में उपजाई जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ों को सुनकर पहुँचकर अपने नोटबुकों में लिखते चलिएगा, ताकि आप लोगों को भविष्य में नोटबुक से एग्ज़ाम देने के पहले काफ़ी मदद मिले। कॉन्फिडेंस के साथ आप इसे एग्ज़ाम देने में जा सकते हैं। उत्पादन में पढ़ेंगे कि देखिए, जब कम बीज से यानी अधिक जो फसल होता है, अधिक पौधे को उत्पादन करना। ठीक है, उत्पादन मतलब का, जैसे धान से ले लेते हैं, धान का हम लोग 4-5 किलो बिया किनते हैं, फिर से रुपये इसे बिया छिड़ते हैं और से जो अंकुरित होता है, मतलब जो पौधा तैयार होता है उसे रुपाई करते हैं। तो क्या होता है, उससे उस 5-6 केजी बीज से हमें 500 क्विंटल धान या 10-15 क्विंटल धान प्राप्त हो जाता है। जैसे गेहूँ का 20 केजी लीजिए और उसके जो बुआई करते हैं उससे क्या होता है, अधिक ही मात्रा में क्या होता है, हमें गेहूँ प्राप्त होता है। 5 क्विंटल 10 क्विंटल गेहूँ प्राप्त होता है, जो हम लोग अक्सर देखते हुए करते हैं। तो बोल रहे हैं उत्पादन में कि जब फसलों की मात्रा बुआई की मात्रा से अधिक होती है, अर्थात जब खदानों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होते हैं, तो उसे एक जगह पर मतलब सुरक्षित रखा जाता है, ताकि उसमें क्या हो, घुन ना पड़े, नमी ना लगे, ठीक है, खराब ना हो, उसमें विषाणु ना लगे, फफूंदी ना लगे, ऐसा कर उपयोग करा जाता है। अनाज हम लोग का सड़े नहीं, ये सब प्रक्रिया क्या कहलाने लगती है, उत्पादन कहलाने लगती है। उसके बाद से आएंगे प्रबंधन को समझते हैं कि मान लीजिए आप लोग के स्कूल में सरस्वती पूजा होता होगा, या कोई भी फंक्शन होता होगा, या मान लीजिए कोई सभा होने वाला है, जो उसका अध्यक्ष होता है उसमें कितनी कुर्सी चाहिए, बैठने की व्यवस्था क्या चाहिए, नाश्ता के लिए क्या चाहिए, ये सब जो भी प्रबंधन होता है उसे बोलते हैं प्रबंधन। ऐसा ही फसल में इसका प्रबंधन करना। मान लीजिए किसान अब तो फसल को काट लिया है, तो उसको सुरक्षित जगह पर रखना है ताकि उसमें नमी ना लगे, उसमें कीटाणु ना लगे, इसके लिए वो प्रबंधन करता है। जो भी प्रबंधन करता है, जो भी बचाव के लिए उपाय करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबंधन बोलते हैं। जैसे देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसका रख रखाव एवं सुरक्षा का एक खास तरीका, क्या खास तरीका द्वारा फसल या कोई वस्तु को बचाया जा सके, फसल या वस्तु को बचाया जा सके, क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। अब देखिए, फसलों को हम लोग 3 मौसम में अधिकांशतः बोते हैं। जैसे खरीफ फसल हम लोग लेते हैं। खरीफ मतलब यही वर्ड यहीं से कंपटीशन में देखिएगा पूछने लगेगा कि खरीफ फसल में पूछेगा आपसे कंपटीशन में कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, या खरीफ फसल किस महीना में बोई जाती है, या खरीफ फसल किस महीने में काटी जाती है, या किस फसल में किस प्रकार के फसल में सबसे अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए कि खरीफ फसल मतलब यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ऋतु तो 4 होते हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, एक होता है बसंत ऋतु। ठीक है, इसे ऋतुओं का रानी बोलते हैं। ऋतुओं का राजा इसमें 2 होते हैं, एक वर्षा होती है, एक बसंत ऋतु होता है। तो खरीफ तो वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल है। किस ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल है। अब धान से रिलेटेड जान लेते हैं। अगर धान आप लोगों के घर में सबको ही चावल, ठीक है, देखिए धान में सबसे अधिक जल की मात्रा आवश्यकता पड़ती है, तो खरीफ में भी क्या होती है, जल की मात्रा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और धान
जून जुलाई में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो जून जुलाई में भी खरीफ किस मौसम में बोया जाता है, किस महीना में बोया जाता है, तो जून जुलाई में बोई जाती है। धान देखिए ठंडा के शुरुआत में ही काट लेते हैं हम लोग, यानी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। तो खरीफ की परिभाषा धान से रिलेटेड करते हुए, माइंड मैपिंग करते हुए हम लोग याद कर सकते हैं कि देखिए कि खरीफ जो होता है वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है। इसमें जल की मात्रा की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और वर्षा ऋतु इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो कि जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो पाठ है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब रबी फसल। रबी फसल देखिए यह किस मौसम में बोई जाती है, ठंडा वाले मौसम में। इसे हम गेहूं से रिलेटेड याद कर लेते हैं। जैसे गेहूं को हम किस मौसम में बोते हैं, मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, ये भी रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसमें खरीफ से कम मात्रा जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी जल की जो आवश्यकता है वो खरीफ से कम पड़ती है। तो देखिए गेहूं में एक बार यानी 2 पटौनी या 3 पटौनी पटाते हैं, तो उससे कम मात्रा की आवश्यकता पड़ी। इसको काटते हैं कब, मार्च या अप्रैल में, यानी ग्रीष्म ऋतु जो शुरुआत होती है उसके पहले ही हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, तो यही बात बताया गया है कि रबी जो फसल है वो शीत ऋतु, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, में बोई जाती है तथा यह जो है जल की मात्रा की कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो है टिक मार रहे हैं ये भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इसमें देखिए गेहूं है, चना है, सरसों है इत्यादि है। ठीक है, अब जायद में जानते हैं कि देखिए जायद फसल किसे बोलते हैं। जैसे देखो अब तो गेहूं कट गया, अब जो समय रहता है मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, कब तक, जून तक रहता है ना। धान और गेहूं कटने के बाद से जून तक समय रहता है। तो उसमें जो हम लोग खीरा, ककड़ी, गजरा ये सब बोते हैं, मूली, ये सब जो भी चीज़ बोते हैं वो जायद फसल की ही अंतर्गत आता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, जायद फसल कहलाती है। यह मार्च से जून के बीच बोई जाती है। कितना, मार्च से जून के बीच बोई जाती है और बहुत ही कम समय में काट ली जाती है, बहुत ही कम समय में काट ली जाती है। अगर जून में नहीं काटिएगा तो जहाँ जो जिस भूमि पर आप इस फसल को उपजाए हैं वहाँ बरसात होगी और पानी जमेगा तो सब फसल क्या होंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे होंगे खीरा, प्याज, ककड़ी, मक्का भी कहे थे कि जायद फसल में आता है। तो जायद फसल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग का है कि कृषि करना मानव ने कैसे प्रारंभ किया। तो हम लोग वर्ग 6 में ही पढ़ चुके हैं कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में। कब, तो नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हुआ था। तो जब हमारे पूर्वज देखे कि फल फूल मतलब जो जानवर था, चाहे जो किसी हनुमान है चाहे कुछ है, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जंगली जानवर या आदि मानव फल फूल खाते थे और बीज देते थे। तो हमारे पूर्वजों ने इसी क्रम में देखा कि जो बीज बिक रहे हैं वह बीज क्या हो रहा है, एक अंकुरित होकर एक पौधा का निर्माण ले रहा है। तो उन्होंने उस पौधे को उत्पन्न होते हुए देखा, उस पौधे से फिर फल प्राप्त करते हुए देखा। तो उन्होंने इसे क्या किया, सुव्यवस्थित ढंग से उस पौधे को अब लगाना शुरू कर दिया। ऐसा ही कृषि क्या हुआ, कृषि करना प्रारंभ हो गया। आप लोग जानेंगे कि आदिवासी जब जंगलों में साफ करने लगे, धान की खेती करने लगे, तब सबसे पहले तो जौ का खेती हुआ था। ये सब वर्ग 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं कि अच्छे फसल उत्पादन के तरीका कौन कौन से हैं। तो पहला कि मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, उसके बाद से बुआई, उसके बाद से सिंचाई करते हैं, तब निकोनी यानी सफाई करते हैं, तब कटाई करते हैं, तब उसाई करते हैं, तब भंडारण करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि रोटी बनाने के नियम बताओ, रोटी बनाने का तरीका बताओ, तो पहले तो बता देना कि ताव पर रोटी डालो, नहीं, पहले आटा लीजिए, पानी डालिए, गूथिए, तब उसके बाद से लोइया बनाइए, तब नहीं बेलिए, पहले लोइया एकदम कमवार बताना चाहिए, तब तक आपको पूर्ण रूप से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें हम लोग विस्तार पूर्वक अब पढ़ेंगे। जैसे मिट्टी तैयार करना, मान लीजिए कि आपको गेहूं ही बोना है तो उसके लिए आप जाकर पहले खेत में मिट्टी तैयार करते हैं। तो आप जैसे बीज का चयन करते हैं कि हमें कौन सा बीज बोना है, 509 बोना है, 2967 बोना है, ऐसा आप लोग सेलेक्ट करते हैं कि आप अपने अनुसार कि मैं इस बीज से इतना फसल उत्पादन कर सकता हूँ, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, आप उसको बुआई कर देते हैं। तब उसके बाद से आप फसल जो बीज होता है उसको आवश्यकता होती है कच्ची सिंचाई करने के लिए, तो आप लोग सिंचाई भी करते हैं। तब उसके बाद से आप लोग उसमें देखते हैं कि खरपतवार से नहीं जम गया है, इसके लिए आप दवाई छिड़काई करते हैं या आप सोते भी हैं। ठीक है, उसके बाद से कटाई करते हैं, तब
जब होता है तो दौड़ी यानी उसाई करते हैं, उसके बाद से उस अनाज को भंडारण करते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार करना तो हम अपने फसल बोने से पहले जब हम अपने खेतों में जैविक खाद डालकर मिट्टी के क्या करते हैं, उस पर घास या जो भी जमा हो उसको पॉलीथीन हुआ या कंकड़ हुआ उसको चुनते हैं और मिट्टी को ट्रैक्टर हल इत्यादि को भूमि को जो जमीन होता है उसे उलटने पलटने का काम करते हैं, जिससे भूमि जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिहीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए मिट्टी तैयार करने से फसलों की क्या होती है, अत्यधिक पोषण होता है। नहीं होता है कोई एक चस्काया कोई दो चस्काया 2 बार जोतवाया, तो इससे क्या होती है जितना तो पोषण की अत्यधिक पोषण उससे पौधे को मिलता है। मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है। मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें क्या होती है, गहराई तक पहुंचता है, क्योंकि माटी भुरभुरी हो चुकी है, उस जो जड़ होता है वो अंदर तक जाने में उसको काफ़ी मदद मिलता है। और जो मिट्टी होता है वो अंदर भाग जितना जाते जाइएगा उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, जो पौधों को जरूरत है जाकर उसमें बहुत ही उनको खनिज लवण जो उनका पोषक होता है प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि केंचुए का है किसानों का एक मित्र है, केंचुए का है किसानों का मित्र है। अब चलते हैं बीजों का चयन करना। तो देखिए बीजों का चयन हमें स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें उसे क्या करते हैं, जो बीज लिए उसे फटक देते हैं या बोल सकते हैं उसको अच्छा तरीका से हम पानी में बीजों को डाल देते हैं, और जो बीज पानी के तैरने लगते हैं, जैसे धान को धान लेते हैं, धान को खेतों में बीज डालने से पहले हम 12 घंटे तक पानी में डालते हैं, जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं उसको छान लेते हैं, फिर उसको उसे बोरियों में बांधते हैं। ऐसा उसमें प्रक्रिया जैसे बीजों का चयन में करते हैं। तो जो बीज तैरता है वो क्षतिग्रस्त होता है। ठीक है, जो बीज तैरता है वो क्षतिग्रस्त होता है, हल्के और खोखले होते हैं। इस तरह के बीजों से अंकुरण नहीं होता है, इसलिए उसको हम छाट कर उसे क्या करते हैं, अनछाने तत्व के रूप में बिक देते हैं, बाहर ही बिक देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंकड़ और जल या बालू में डालिएगा गिलास में, तो जो भारी जो जितना चीज़ होगा वो अंदर बढ़ते जाएगा, जो हल्का होगा क्या होगा ये ऊपर होते चल जाएगा। ये एक प्रक्रिया हो जो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग इसके बारे में समझते हैं। अब चलते हैं बुआई करना। तो बुआई में बीजों का डालना क्या कहलाता है, मतलब मिट्टी में बीजों का डालना क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। बुआई का डिफिनेशन क्या समझिएगा कि मिट्टी में बीजों का डालना बुआई कहलाता है। बुआई 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि छीटा जैसे नहीं होता है, कुछ बीज सीधे क्या होते हैं तैयार मिट्टी में छिड़क दिए जाते हैं, मतलब छीड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और जो सेकंड होता है कुछ बीजों को क्या कहता है नर्सरी मेथड से रुपाई की जाती है, बुआई की जाती है। जैसे धान नर्सरी मेथड कहलाएगा, क्योंकि उसे हम धान छिड़क उपजाते हैं, तब उसके बाद से जो होता है उसे रुपाई करते हैं। जैसे ये हुआ गेहूँ, इसे डायरेक्ट हम लोग क्या आते हैं मिट्टी तैयार करके छिड़क देते हैं। ठीक है, यानी छिड़काव कर देते हैं बीजों का। ठीक है, और उसके बाद से 2 तरीके से होगा, एक नर्सरी विधि से एक डायरेक्ट छिड़क दी जाती है, छिड़काव विधि से की जाती है। कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, जैसे नर्सरी विधि में क्या होता है कि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं, और कुछ दिन के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में क्या कहते हैं, उखाड़ कर, जैसे धान के बताए, उखाड़ कर दूसरे खेतों में क्या करते हैं रोपण करते हैं। जैसे धान का पोषक जो पौधा होता है, जैसे धान का जो हम लोग बता रहे हैं कि पौधा होता है, जैसे जो बोए उसको जो उखाड़े जो पौधा तैयार हुआ था उसको क्या बोलते हैं, मोड़ी। क्या बोलते हैं, मोड़ी बोलते हैं। देखो बीजों को बुआई करने से पहले मिट्टी में उर्वरक और खाद क्या डालते हैं, मिट्टी में उर्वरक, बीजों का चयन हो गया, अब बुआई कर रहे हैं हम लोग, तो बुआई करने से पहले क्या करते हैं मिट्टी में उर्वरक और खाद डालना पड़ता है, और जिससे बीजों के क्या हो ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि चिड़िया, जैसे बुआई कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे एक खाली जुताई हो जाता है, फिर बिया छिटा जाता है, फिर हंगाया जाता है या जुताई होता है, ताकि क्या हो चिड़िया जैसे इस सब बीजों को हमारे क्या कर सके, चुंग ना सके। ठीक है, उसके बाद से आता है सिंचाई। जब हम लोग का फसल तैयार होने लगता है तो सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई करने से पौधा क्या रहता है, जीवित रहता है, क्योंकि पौधे का तो जल की मात्रा अधिक जमीन से ही सोखेंगे ना खनिज लवण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऊपर से तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो पौधे में जल की मात्रा लगभग 90% जल होना चाहिए। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है पानी में घुलकर क्या होता है, जड़ों के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, कि मतलब सिंचाई कैसे हो। अगर जिस मिट्टी में आप सिंचाई कर रहे हैं, जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं, अगर उस
उस मिट्टी में नमी ज़्यादा होगी तो सिंचाई करने की आवश्यकता कम होगी। उस मिट्टी में नमी साफा खत्म हो गया होगा तो उसमें सिंचाई करने की जरूरत होगी। या फसल के अनुसार करते हैं, जैसे गेहूं के लिए कम, धान के लिए अधिक, ऐसा फसलों के प्रकार के द्वारा या मिट्टी के अनुसार सिंचाई की जाती है। अब बलुई मिट्टी को जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इससे सिंचाई करने की ज़्यादा जरूरत होती है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर देखना चाहिए कि मेरे फसल की जरूरत पानी के कब पड़ रहा है, तो वही कह रहा है कि विभिन्न अंतराल पर क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए, जिससे सिंचाई का एक स्रोत, सबसे अच्छा सिंचाई का स्रोत क्या कहलाता है, वर्षा। सेकंड स्थान पर आता है नहर, थर्ड पर नलकूप, और जानेंगे रहट क्या है, नलकूप क्या है, इस सब हम लोग के बारे में अब विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। जैसे देखिए मिट्टी की तैयार करना हो गया, बीजों का चयन हो गया, बुआई कर लिए हम लोग, अब सिंचाई पर आते हैं। किस पर, सिंचाई पर आते हैं। सिंचाई शायद हम लोग पढ़ लिए, अब निकोनी पर आते हैं। निकोनी बोले तो निराई, निकोनी बोले तो निराई करना, खुरपी से या कि कुदाल से कुछ चीज से निराई करते हैं। तो खेतों में अत्यधिक फसलों के साथ साथ, यानी खेतों में अत्यधिक फसलों के साथ साथ अत्यधिक अवांछनीय मतलब घास फूस क्या होते हैं, उग जाते हैं। तो मुख्य फसल होते हैं जो हमारे खाने लायक हो, भोजन स्वास्थ्य एवं जल को जो खाने लायक है, उसे क्या करते हैं, उनके जो हम लोग खाद उर्वरक छींटे हैं, उनके फसल को उनके भोजन बनाने के लिए जो जल है उनका स्थान है। नहीं कहते हैं कि धान के लिए स्थान चाहिए, गेहूं के लिए स्थान चाहिए, तो उनका स्थान छींकते हैं, उनका जल खाते हैं, उनका मतलब भोजन। इस समय क्या करने लगते हैं, अनछानीय पौधे बंटवारा करने लगते हैं, जिससे फसल प्रभावित होता है। इस अनछानीय पौधों को खरपतवार भी कहते हैं। इस खरपतवार को खुरपी या हाथों के माध्यम से हटाते हैं या कुदाल के माध्यम से हटाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं या निकोनी बोलते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही निराई कहते हैं। अब आजकल तो युग है, रसायनों का प्रयोग कर देते हैं, सीधे दवाई का छिड़काव करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, फसलों को भी दुष्प्रभाव पड़ता है और मानव पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कटाई कर हम फसलों को क्या करते हैं, थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग करते हैं। थ्रेसिंग अब आते हैं कटाई करने पर, ठीक है। अब कटाई करते हैं तो देखिए फसल हम लोग क्या हुआ, पक चुका है, किसान का परिणाम आ चुका है। जैसे आप लोग अभी से थ्योरी पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आप लोग क्या होगा, परिणाम सामने आएगा। जब परिणाम सामने आएगा तो आप खुश होइएगा। तो इसी तरह से अब किसान अब अपना परिणाम लेने के लिए तैयार है। और कटाई, अपना फसल जब पक जाता है तो उसका कटाई करता है, और थ्रेसिंग, रीपर, कुछ भी हंसिया के माध्यम से कटाई करता है। उसके बाद थ्रेसिंग विधि द्वारा भूसा और अनाज को अलग करता है। धान को तो पीट कर या मशीन विधि द्वारा अलग किया जाता है। उस साई सफाई उसी में आ जाएगा। और भंडारण डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भंडारण। तो फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज को भंडारण को साफ सुथरा रखना चाहिए। अनाज रखने से क्या होता है, सुरक्षा मिलती है। इसमें चूहे कीट की दवा छिड़काव करना चाहिए। जैसे देखिए अनाज रखे हैं, वहाँ चूहा आ रहा है, तो चूहा के मारने के भी कई उपाय, चूहा को हटाने के, भगाने के कई उपाय हैं, ठीक है। और उसके बाद से आप वहाँ उसमें मान लीजिए घुन पड़ जा रहा है, इसकी भी दवाइयाँ है। जिसे नहीं लगता है कोई गोदाम में रखता है, वहाँ सही प्रबंधन होते हैं, तभी अधिकांशतः लोग गोदाम में अपने अनाज रखते हैं। वही ये बता रहा है, जिससे अनाज खराब नहीं होता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान का नियंत्रण किया जा सकता है। अनाज रखने से पहले अनाज को उसमें से नमी हटा देना चाहिए। जैसे आप गेहूं है, उसमें नमी है तो नमी को हटा दीजिए। धान है, उसमें नमी है तो कुछ दिनों तक तो अपने खेतों में सुखाते हैं। अगर कोई थ्रेसिंग विधि द्वारा दवा भी देता है तो उसे नमी, उसमें धान में जो नमी है उसे जरूर सुखाना चाहिए, ताकि आपको जो वो फसल है वो खराब ना हो, सड़े नहीं तो अनाज का क्या होगा, अंकुरण क्षमता क्या हो जाएगी, उससे नष्ट होने की आशंका बढ़ जाएगी। और हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। इस प्रश्न के ही माध्यम से जो एक्सरसाइज हम लोग का थ्योरी का प्रश्न उत्तर है, उसी में हम लोग उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे कि खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या है। उससे जितना डिफिनीशन आएगा उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम थ्योरी में नहीं चर्चा किए, क्योंकि जैसे थ्योरी में चर्चा करेंगे फिर प्रश्न उत्तर में भी चर्चा करना पड़ेगा, इससे लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए हम उसी में चर्चा कर लेंगे। तो पूछा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग का पहला प्रश्न है कि धान की फसल है, ऑप्शन भी दिया है, इसे मार दीजिएगा खरीफ, जो कि हम बताए हैं। चना की फसल है, इसमें हम बताए हैं, वो मार दीजिएगा रबी, ठीक है। उर्वरक है, उर्वरक अकार्बनिक लवण है, क्या है, अकार्बनिक लवण है, जो कि ख नंबर आंसर है। अपनी किताब में चिन्हित कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जितने भी बातें बता रहा हूँ आप उसे लिख लीजिएगा पॉज कर और आज कोशिश कीजिएगा
इस क्वेश्चन, इस जो वीडियो है इसे एक बार दोबारा देखा जाए और पूर्ण रूप से समझ लिया जाए ताकि भविष्य में भी याद हो जाए। और खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण किया जाता है तो अनाज का भंडारण देखिए कोटियों में, एफसीआई गोदानों में, जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, ठीक है। इनमें से सभी आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे हम लोग का है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, जो कि इस विधि में हम समझाए थे। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। थर्ड है कि धान एवं गन्ना में क्या होती है? अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। फोर्थ है केंचुओं को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव या किसानों का मित्र कहा जाता है। अब पूछ सकता है आपसे कि केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, ठीक है, कि मरने पर भी अपघटित हो जाता है, हिमस प्राप्त होता है, ये सब बताया गया है। अब 5 नंबर में कि फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो मतलब फलदार बोले तो जायद फसल में आ जाएगा, जो खीरा ककड़ी होता है या जो सेब होते हैं, इसको अच्छा तरीका फसल देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र जैसे देखिए मान लीजिए कि खेत हुआ, खेत में हम लोग खेत हुआ, ये सब खेत हुआ, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं, इसमें फुहारा की तरफ क्या होता है? मारता है, जो कि कम पानी में भी अच्छी तरह से सभी फसल क्या होते हैं? सिंचाई हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो कि हम लोग का दिया है मिलान करने के लिए। जैसे खरीफ फसल से मिला दीजिएगा धान एवं मक्का, रबी फसल से मिला दीजिएगा गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक से मिला दीजिएगा यूरिया, सुपर फास्फेट दिया है, रासायनिक उर्वरक में आ जाएगा यूरिया, सुपर फास्फेट, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा गोबर, मूत्र या जितना भी होता है पादप अवशेष, ये सब क्या होते हैं? गाय के गोबर वोबर, ये क्या होते हैं? हम लोगों का कार्बनिक खाद में होते हैं, या जैविक खाद। कार्बनिक खाद का एक अन्य नाम है जैविक खाद, ठीक है। और हार्वेस्टर क्या है? एक कटाई का यंत्र है। आप लोग किताब में पूछ रहा है, वही हम पढ़ कर आंसर बता जा रहे हैं। आप लोग उस आंसर को अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। खाद का वर्णन, अब क्या पढ़ेंगे? खाद का वर्णन और खाद एवं उर्वरक में अंतर, ठीक है। तो खाद का वर्णन पढ़ेंगे। तो खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, जो कि पौधा क्या होता है? पौधा और जानवरों के अवशेष, जैसे पौधा हुए, मिट्टी जैसे पत्ता होता हुआ, इस सब का अवशेष जो होता है वो होता है कंपोस्ट, नहीं होता है? जमीन में खोद कर उसको रख कर कुछ दिन तक सुलाया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद से खाद बनता है। वही प्रक्रिया है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार, साग सब्जियां, पौधे, पेड़ पौधे, अन्य अवशेष से प्राप्त जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको गड्ढे में जमा कर दिया जाता है एवं ढक दिया जाता है। उसमें केंचुए एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में अपघटित करते हैं। इस प्रकार तैयार हुए खाद्य को कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट। एक देखिए गड्ढा खोद देते हैं जमीन, ठीक है, मिट्टी के, उसमें क्या करते हैं कि पेड़ पौधा का सड़े गले जितने कुछ भी हैं अपशिष्ट पदार्थ उसमें डाल देते हैं, केंचुए भी छोड़ देते हैं। तो केंचुए और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उसको अपघटित कर देते हैं। इस अपघटित से क्या बोल रहे हैं? कंपोस्ट बोल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हम लोग का खाद तैयार हो जा रहा है, यानी कार्बनिक पदार्थ तैयार हो जा रहा है। इसका उपयोग हम मिट्टी के पोषक के जो पुनः पूर्ति होती है अपने खेतों में छींटकर या डालकर क्या करते हैं? उनको पोषक दे पाते हैं। और उर्वरक का वर्णन, वो खाद का यानी कार्बनिक का था, ये उर्वरक का था। तो खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सब क्या है? जो कि रासायनिक है। ये उर्वरक जल में तो घुलनशील होता है, ऐसा बनाया जाता है कि जो कि क्या हो? जल में घुलनशील हो और पौधे की जरूरत तक जाए और पौधे क्या करे? विकास में सहायता करे, जो कि पौधे की वृद्धि में क्या करते हैं? उर्वरक बहुत ही सहायता करते हैं। ये जैविक खाद से सबसे ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ये मिट्टी को विशिष्ट तत्व या नाइट्रोजन, फास्फेट या पोटेशियम प्रदान कर रहा है। जैसे देखिए इसका मतलब दुर्व्यवहार हम क्या है बता रहे हैं? देखिए अधिक कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों का यूज कीजिएगा तो आप लोग का जो मिट्टी है वो नरम ना होकर क्या हो जाएगा? टाइट होता है, ऊपर लेन जो होता है उसका वो टाइट होने लगता है। और जानिए कि जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे नहीं होता है घास मारने वाला दवाई, जैसे हम न्याय में पढ़े थे, रासायनिक प्रयोग करते हैं, उससे मिट्टी के परत भी क्या होती है? हार्ड होने लगती है, कठोर होने लगती है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि जैसे हम लोग कटाई कर लेते हैं, उसके बाद से तुरंत उस खेत को उस नमी बरकरार रखने के लिए उसको जुताई करवाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए उसमें दरार फटने लगता है तो क्या होता है कि नमी सोखने लगती है। वहाँ पे कौन सा बल लगता है? कृषि तत्व बल। कौन?
केशिकत्व बल, देखिए यहाँ पे जान लीजिए केशिकत्व बल होता है। केशिकत्व बल होता है वो जो कि जितना वो पतला रहेगा दरार, मतलब जितना ये पतला रहता है उतना ही अधिक जल सोखता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, जुताई करवा देते हैं खेत को, ताकि हम लोग का खेत में नमी क्या रहे, बरकरार रहे। और हम लोग चलते हैं जो कि सेकंड क्वेश्चन है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। तो खाद एवं उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। पहले कि उर्वरक प्राय क्या है, अकार्बनिक लवण है, और खाद प्राकृतिक जैसे वो रसायनों से प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक गोबर, घास, भूसा, हम बताएं कि कंपोस्ट विधि द्वारा और सोच के माध्यम से प्राप्त होता है। और सेकेंड उर्वरक पूछेगा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, इसका उत्पादन हम लोग खेतों में या मिट्टी में डालकर दबाकर करते हैं। थर्ड कि उर्वरक से मिट्टी को उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है। ह्यूमस जो कि महीन महीन होता है, मिट्टी मतलब भुरभुरी, बहुत सारी भुरभुरी हो जाती है, इससे कठोर बनाने के लिए। और खाद से मिट्टी को क्या होती है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में जो पादप पोषक होते हैं, नाइट्रोजन हुए, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, और खाद में पादप पोषक जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। अभी बताएं कि उर्वरक लोग अधिकांशतः लोग इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि उनका फसल का उत्पादन अधिक हो, जबकि जैविक खाद से थोड़ा कम होता है। और थर्ड कि जैविक खाद से क्या क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग जाने, क्योंकि ये जो है हम लोग अपने खुद हाथों से बनाते हैं, इसके लाभ के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो जैविक खाद से हमें निम्नलिखित लाभ है। पहला लिखेंगे कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने मतलब जल धारण करने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे खाद के एग्जाम्पल लीजिए, गोबरे खाद, इसे जल इस पर डालेंगे तो सोखता है ना, तो सोखने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र भुरभुरी हो जाती है। सबसे पहले इसे आप लिख लीजिएगा नोट में, सेकंड में, इससे मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण इसमें गैस होते हैं, जो नहीं होते हैं कि पेड़ पौधा को भी हवा चाहिए, तो उसमें गैस जो होते हैं वो उसके जड़ों तक आसानी से भुरभुरी मिट्टी के माध्यम से पहुंचते हैं। इसमें मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु कैसे बोलते हैं, केचुआ हुआ या जो हम लोग का उपयोगी जो सूक्ष्म जीव हैं, इसमें क्या होते हैं, वृद्धि होती है। लेकिन जैसे उर्वरक डालते हैं, अकार्बनिक लवण जो डालते हैं, उससे केंचुए का भी मृत्यु होता है। जैसे दवाई भी छिड़कते हैं तो उसमें केंचुए का क्या होता है, मृत्यु होता है। इससे मिट्टी का जो गठन होता है, मतलब कठोर होता है, वो क्या होता है, सुधर जाता है, वो कठोर नहीं होता है, वो भूरी बना देता है। तो 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव बताइए। तो फसलों के जो उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग लिख लेंगे। पहला कि मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई करना, सिंचाई, निकोनी, कटाई, भंडारण, ये 5 विधियां हम लोग लिख लेंगे। अब केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो केंचुओं को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उलटने पुलटने का काम करते हैं, और ये देखिए काम करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, मिट्टी क्या होती है, मुलायम बनी रहती है। ये मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको पलटने उलटने से तो कार्बन बनबे करता है, और ये अगर मर भी जाते हैं तो ये अपघटित होकर क्या करते हैं, ये अपघटित होकर ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं, और ये अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमस बोले तो मिट्टी को एकदम पूरा महीन करने लगते हैं। ठीक है, मतलब भूरा बना देते हैं एक लेखा से केचुए। ठीक है, यानी केचुए को किसानों के मित्र बोल सकते हैं कि ये मिट्टी को लौटने पलटने का काम करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को मतलब वो भी जितना हुआ वो लौटने पलटने का काम करते हैं, ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि कराते हैं, और मरने के बाद भी अपघटित का काम करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पाठ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास, बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। सफलता उन्हीं की मिलती है जो अपने आप पर विश्वास करते हैं। आप अपने आप पे विश्वास कीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ये वीडियो को जरूर समझूंगा। कैसे नहीं समझ में आएगा, जो इतना समझाया हूँ इसे 2 बार समझ कर जरूर याद कीजिएगा। दोस्तों, इसे आप नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम देने जाए उसके पहले आप नोटबुक पढ़ें और अच्छे से एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ दें। सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस के साथ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।